नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। राष्ट्रहित में हम रोजाना जो मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों में हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम समाधान की भी बात करें। रोजगार का मुद्दा हमने लगातार उठाया, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया, तो हम आज ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम बता सकें आपको कि रोजगार कहाँ हैं, कैसे मिल सकते हैं और बेरोजगारी की समस्या से कैसे आप निजात पा सकते हैं। दुष्यंत कुमार के कुछ शब्द हैं जिनसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज कार्यक्रम की। कुछ ऐसा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक कहावत है, ज्यादा जोगी मट उजाड़। मतलब तो आपको पता ही होगा, भारत लीडरों के लिहाज से उर्वरा धरती है। एक और कहावत याद आ रही है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। विशेष तौर पर अपने यूपी बिहार जैसे प्रदेशों में तो नेतागिरी का चस्का छात्र जीवन में ही लग जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सभी भारत को नंबर 1 बनाने में जुटे हुए हैं। मंशा बेशक अच्छी है, नीयत भी साफी होगी, मगर रणनीति पर सवालिया निशान है। यक्ष प्रश्न तो यह है कि कौन है भारत माता, जिसे सभी नंबर 1 बनाने में जुटे हुए हैं। प्रसंगवश यहां मैं बताना चाहूंगा कि कौन है भारत माता नाम की किताब इन दिनों चर्चा में भी है। स्वाधीनता आंदोलन के महानायक और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बौद्धिक विरासत से रूबरू कराने वाली इस किताब का संपादन एक वरिष्ठ लेखक हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, उन्होंने किया है। ये अंग्रेजी में है मूलतः, जिसका नाम है हु इज भारत माता। ये उससे छपी हुई है। अब हिंदी समेत कई दूसरी भाषाओं में भी ये उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं भारत माता कौन है, क्योंकि इस किताब से आपको भारत माता को समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व, विचारों और नीतियों को समझने का मुकम्मल अवसर ये किताब देती है। और इस किताब में महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार पटेल और मौलाना आजाद समेत कई देश की जो विभूतियां हैं और विदेशी विभूतियां भी हैं, उनके आलेख दर्ज हैं। जाहिर है कि भारत मतलब आखिर पायदान पर खड़ा हर व्यक्ति, यहां का हर नागरिक है, वही भारत है, चाहे वो धर्म, जाति, भाषा या प्रदेश से अलग अलग ही क्यों ना हो। और हमारे टैलेंट का लोहा तो पूरी दुनिया मानती ही है, इसमें कोई शक भी नहीं है। पूरी दुनिया में हमारा टैलेंट डंका बजा रहा है। देसी टैलेंट की बदौलत 1991 में भारत की जीडीपी में सिर्फ 0.4% योगदान करने वाली आईटी इंडस्ट्री आज 8% योगदान कर रही है। इसके दबदबे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से लगभग 12% आईटी सर्विसेज से हैं। दुनिया की शीर्ष 10 आईटी कंपनियां, जिनके ब्रांड वैल्यू के लिहाज से भारत की 4 हैं करीब। इसमें भारतीय कंपनियों में अमेरिका में लोगों को नौकरी दे रही हैं ये कंपनियां, और वहां की सिलिकॉन वैली में कुल वर्कफोर्स का 6% भारतीय है। दुनिया की शीर्ष टेक्नोलॉजी कंपनियों के सबसे ऊंचे पदों पर भारतीयों को देखना काफी अच्छा लगता है, खुशी देता है। इसे मेधा का चमत्कार ही कहेंगे कि आज सिलिकॉन वैली के 15% स्टार्टअप के कर्ता धर्ता हिंदुस्तानी हैं। साइंस और रिसर्च के लिए अनुदान देने वाली कंपनी है फास्ट ग्रांट और पेमेंट प्लेटफॉर्म स्ट्राइप। इसके सीईओ पैट्रिक कोलिजन ने कुछ महीने पहले एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, आईबीएम, पालो आल्टो नेटवर्क्स और ट्विटर के सीईओ हिंदुस्तानी हैं। कोलिजन की बात का समर्थन करते हुए टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक और निवेशक एलन मस्क ने भी कहा कि भारतीय टैलेंट का अमेरिका और दुनिया को फायदा मिल रहा है। अब इन बयानों के बरक्स देखें तो आखिर क्या वजह है कि जिस देश की प्रतिभाओं का दुनिया लाभ उठा रही है, उस देश की एक बड़ी आबादी रोजगार के लिए मारी मारी फिर रही है। आखिर चूक कहां है, यह समझना बहुत जरूरी है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक के भारत को एक विकसित देश बनाने का ख्वाब दिखाया। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी का एक ही सपना है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहते हैं। हालांकि राजनीतिक पंडित इसे 2024 के जंग का आगाज मान रहे हैं, या फिर यूं कह लें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में केजरीवाल का यह नया पैंतरा है। मगर क्या आप जानते हैं, भारत की प्रति व्यक्ति आय वैश्विक औसत का 20% भी नहीं है। फिलहाल वैश्विक जीडीपी लगभग 90 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत केवल 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था है। वास्तव में उन्नत देशों की औसत प्रति व्यक्ति आय 50,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है।
वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 10,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा। भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 2,000 अमेरिकी डॉलर है। भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 1/6 है, लेकिन वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा केवल 3% से थोड़ा ज्यादा। सबसे बड़ा अड़ंगा भारत की प्रति व्यक्ति आय वैश्विक औसत का 20% भी है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या जीडीपी विकास का भरोसेमंद संकेत है? क्या जीडीपी बढ़ने से यह मान लेना चाहिए कि डेवलपमेंट हो रहा है? जीडीपी के मामले में भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या यह भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाता है? यहां तक कि जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है, तब भी हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के पहले 100 देशों में मुश्किल से ही शामिल हो पाएंगे। कुछ लोग सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले टेक को विजय पताका के रूप में देखते हैं। शायद ये सबसे बड़ी विडंबना भी है। बहरहाल आते हैं आज के मुद्दे पे। बीते 8 साल में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में स्थायी नौकरी पाने के लिए करीब 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, मगर केंद्र सरकार में स्थायी नौकरी मिली सिर्फ 7.22 लाख लोगों को। और हम लगातार इस बात को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पद बहुत सारे खाली पड़े हुए हैं, या यूं कह लें कि महज 0.32% लोगों को कमोवेश ये रोजगार मिला। तो जब तक भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में इजाफा नहीं होगा, तब तक आप आंकड़ों की बाजीगरी करके कौन सा तीर मार लेंगे? जाहिर है कि सबसे पहले रोजगार और आय बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। रणनीति में बदलाव करके प्रो बिजनेस की बजाय प्रो लेबर की रणनीति अख्तियार करनी चाहिए। बीते 14 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार अगले 18 महीने में मिशन मोड्स में 10 लाख कर्मियों की भर्ती करेगी, मगर धरातल पर हालात कुछ अलग हैं। सरकार सभी स्तरों पर कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध के रूप में लोगों को नौकरियां दे रही है। लंबे समय से स्थायी रिक्तियां जो हैं, खाली पद हैं, उनको भरा नहीं जा रहा। मिसाल के तौर पर आप सशस्त्र बलों में नौकरियों की स्थिति देखिए। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग जैसे क्षेत्रों में भी यही हो रहा है। सरकारी क्षेत्र में भरी जा रही स्थायी रिक्तियों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में यक्ष प्रश्न तो यही है कि आखिर भारत विश्वगुरु या नंबर 1 कैसे बनेगा? जाहिर है बैतलवा फिर डाल पर ही है। तो जानकारों की माने तो करीब 20% नौकरियां ही संगठित क्षेत्र में आती हैं, बाकी 80% नौकरियां असंगठित क्षेत्र से आती हैं। तो क्यों ना हम इस असंगठित क्षेत्र को ही दुरुस्त करें? रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौशल विकास के नाम पर बड़ा तलवार भांजा, मगर उससे कितनों को रोजगार मिला, इसका भी एक सूची होनी चाहिए। हां, सकारात्मक बात यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इधर बीच स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों को रोजगार परक बनाने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय कौशल अहर्ता फ्रेमवर्क में बदलाव से जुड़ा एक प्रपोजल तैयार किया है। प्रस्तावित प्रारूप का उद्देश्य देश में व्यावसायिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के बीच में एकरूपता लाना है। कौशल शिक्षा का ढांचा तैयार करना है इसका मकसद, और यूजीसी की ओर से की जा रही उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की कवायद भी इसमें दिखती है। बशर्ते यही दिशा अगर है तो हो सकता है कि हम आगे और बेहतर करें, लेकिन अभी हमें बहुत सोचने की आवश्यकता है। सरकार की ओर से लागू की जा रही एक दूसरी प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। इसका भी बड़ा जिक्र हो रहा है और इसका उद्देश्य स्वरोजगार की सुविधा देना है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ पाएं कि सरकार जो अभी कर रही है उससे आप बेरोजगारी से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के कोलेटरल फ्री लोन आपको मिल सकते हैं, जिसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती। सूक्ष्म और लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को ये दिए जाते हैं ताकि वो अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को स्थापित करके आगे बढ़ सकें, कुछ लोगों को रोजगार दे सकें। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत 8 जुलाई 2022 तक करीब 36 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। इससे ज्यादा से बेरोजगारी कम करने के आंकड़े भी दिए गए। जाहिर है कि हमें जमीनी हकीकत को भी समझना पड़ेगा। नौकरियों को बढ़ाने के लिए सरकार की समग्र रणनीति लेबर इंटेंसिव या श्रम प्रधान होनी चाहिए। हमें श्रम प्रधान रणनीति को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि अभी किस तरह के हालात हैं। पूंजी को सब्सिडी देने के बजाय श्रम रोजगार को सब्सिडी देकर सरकार इस एक मुश्किल से आगे बढ़ सकती है, ऐसा जानकार मानते हैं। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से बिक्री को बढ़ाया जा सकता है, कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है।
विदेशी कंपनियों को ही नहीं, स्वदेशी कंपनियां भी स्थापना और विस्तार पर फोकस अगर करें तो इससे लाभ होगा। अब एमएसएमई की अगर हम बात करें, लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्योग की जो बात है, इस क्षेत्र में भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और इसमें किस तरह के परेशानियां हैं लोगों को, ये एक अलग विषय है और इस पर भी हम कभी बात करेंगे। लेकिन डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी और महामारी ने कभी परेशान किया लोगों को। एमएसएमई उद्यमों में काफ़ी परेशान हुए लोग। जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त भी काफ़ी उद्योग बंद हो गए थे। किसी भी सूरत में हमें एमएसएमई उद्यमों को उभारना होगा, तभी रोजगार पैदा होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी मिल सकेगी, उसका पुख्ता इंतजाम हो सकेगा। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकारी कानून और टैक्स नियम व्यवसाय हितैषी नहीं, यानी आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये टैक्स नियम आपको खा जाते हैं। व्यवसाय के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में भी सरकारी परिपाटियां ऐसी ही हैं कि कृषि एक लाभदायक पेशा नहीं है, व्यवसाय नहीं है, तो कृषि करने वाले लोग भी परेशान हैं। छोटे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि कॉर्पोरेट क्षेत्र है उसमें कृषि आय के नाम पर टैक्स में भारी छूट का लाभ उठा रहे हैं ये लोग। किसानों को सीधे धन मुहैया करवाना एक अस्थायी उपाय है जो कि अभी सरकार करा रही है। अलग अलग जिंसों के दाम तय करने की नीति और प्रक्रिया में थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है और ये कोशिश करनी चाहिए कि किसानों को सीधे पैसा देने की बजाय दूसरी तरीके से, जिससे कि वो अपनी खेती को और बेहतर कर पाएं या वहां से कुछ उद्यम कर पाएं, तो शायद उनको ज्यादा फायदा हो, कृषि भी फल फूल सके, ये कोशिश हो सके। याद रखिए कि कृषि में अगर व्यवसाय सुधारा जाए, गांव में अगर हालत सुधारी जाए, तो 50% से ज्यादा बेरोजगारी की समस्या सुलझ सकती है। साथ ही महानगरों की भीड़ भी छट सकती है। हम ये लगातार अपने कार्यक्रमों में कह रहे हैं। भारत सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए कई रियायतों की घोषणा की है और इसका परिणाम ये हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि कई सारे नए उद्यमी पैदा हुए, उन्हें प्रोत्साहन किया गया तो उन्होंने रोजगार भी पैदा किए। तो आज की हमारी कोशिश यही है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं और सैफी यूनिस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपीएसए के प्रवक्ता हैं जो रोजगार के लिए भी उन्होंने काम किया है और युवाओं से उनका मिलना रहता है, युवाओं से वो समझते रहते हैं चीज़ें। तो सैफी साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी संभावनाएं हैं, ठीक है कि बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे लोग इसमें जूझ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो ये कि एक होप भी है। कैसे युवा इस चीज़ को समझें कि जो मैंने जिक्र किया अपने शुरुआत में कार्यक्रम के, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं युवा और कैसे वो सरकार की जो अभी की योजनाएं उससे लाभ लेके अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं इस जंजाल से? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत कोटि कोटि नमन की एक बड़े लंबे तवील अरसे के बाद, बड़े लंबे समय और अंतराल के बाद एक ऐसी डिबेट, एक सार्थक डिबेट में भाग लेने का मौका मिला है, जिसका पूरा का पूरा आपका जो ये पार्ट है, मैं चाहूंगा कि हमारे सारे छात्र इस रीजन के, इस क्षेत्र के, इसके आपके इस पार्ट को अपने पास रखें, इसको सेव करके देखें, क्योंकि जो आपने तथ्य और जो लॉजिक दिए हैं वो उनके अपने बौद्धिक विकास के लिए, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको और आपके चैनल को मैं कोटि कोटि नमन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दूसरी बात, देखिए, आज पोस्ट कोविड वर्ल्ड कभी भी प्री कोविड वर्ल्ड की तरीके से सामान्य नहीं होगा। रोजगार करने के, काम करने के तरीके बदल चुके हैं। 100 साल पुरानी कंपनियों के जो फंडामेंटल्स थे वो अचानक से चेंज हो गए हैं। पुरानी नौकरियां ऑलमोस्ट अब खत्म हो गई हैं, जिनको कहा जाए अंग्रेजी में कि ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। छात्रों को आज इस नए पोस्ट कोविड न्यू वर्ल्ड में नए नियमों के साथ अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। देखिए, ट्रेडिशनल जो हमारी आजादी के बाद की एजुकेशन थी, उसमें हमेशा इंटेलिजेंस क्वेश्चन को डेवलप करने के लिए काफी बल दिया जाता था कि आपकी साइंस, आपकी मैथ्स, आपकी क्वांटिफिकेबल एबिलिटीज जो है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज, आप उनको ज्यादा डेवलप करें और इसी के बल पर आपको रोजगार मुहैया होंगे। फिर 90 के दशक के बाद जब आईटी का एडवेंट हुआ और नई नई कंपनियां, मल्टीराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इस देश में आगमन हुआ एलपीजी के बाद, तब इस बात पे जोर हुआ कि एप्टीट्यूड और आपके स्किल डेवलपमेंट, यानी कि आपका इमोशनल क्वोशिएंट, जिसमें आपके कैरेक्टर से रिलेटेड, आपके एटीट्यूड से रिलेटेड जो क्वालिटीज है, सॉफ्ट स्किल्स जिनको कहते हैं, उसकी उम्मीद और उसकी महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन 2020 के बाद एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन सारे स्किल्स के साथ साथ हमारे छात्रों को और रोजगार तलाशने वाले युवाओं को एक एडवर्सिटी क्वोशिएंट भी डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि एक ऐसा समय
जब आपकी पुरानी सारी टेक्निकल स्किल्स बेकार हो जाए, हम्म। इंडस्ट्री के सामने ऐसा चैलेंज आ जाए, उन विषम परिस्थितियों में आप कैसे दोबारा अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं कितनी जल्दी, हम्म। ये एक चैलेंज है एजुकेशन में। हम्म। जहां तक नए रोजगारों की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत नए नए आयाम आ रहे हैं हम्म। हम्म। आजकल। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, ये चार एक ऐसी फील्ड उभर के आई हैं। अब सिर्फ आईटी नहीं रह गया, अब हम जी। पोस्ट आईटी पहुंच चुके हैं। जी। अब हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम जी। क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम्म। सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। हम्म। तो आपको अपने एडवर्सिटी क्वोशिएंट को डेवलप करना स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज है, एजुकेशन सिस्टम के लिए एक चैलेंज है। हम्म। और किसी भी, क्योंकि दोबारा भी कोई कोविड आ सकता है, कोई नई हम्म। परिस्थिति आ सकती है कि हो सकता है फिर से 7 साल 70 साल पुराने इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं हम्म। और आपके काम करने के तरीके पुराने हो जाएं। हम्म। ऐसे टाइम पे फिर इसी वर्कफोर्स को कैसे एडवर्सिटी क्वेश्चंस को डेवलप करते हुए हम्म। अपने आप को सुचारू हम्म। रूप से डेवलप करना है, सजग रहना है। हम्म। और एम्प्लॉयमेंट की देखिए कमी नहीं है। हम्म। इंडस्ट्री के सामने एक प्रॉब्लम है कि उसके पास ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं है। मैं यहाँ पे नारायण हम्म। मूर्ति जी, जो इन्फोसिस के को पावा मतलब फाउंडर चेयरमैन है, उनका एक कथन है, बहुत फेमस है, हम्म। कि इस देश में हर 4 इंजीनियर्स में से 3 इंजीनियर्स हमारे लिए, हम्म। इंडस्ट्री के लिए काम करने लायक नहीं है। हम्म। सिर्फ एक इंजीनियर ऐसा होता है 4 में से जिसको इंडस्ट्री अब्जॉर्ब कर सकती है, जिससे काम करा सकती है। हम्म। तो ये एक इशू है। कंपनीज को बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है टेक्निकल ट्रेनिंग देने में इन एम्प्लॉयज को, हम्म। क्योंकि इनके स्किल्स, इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो ठीक है, हम्म। लेकिन जहाँ पे बात आती है सोशल स्किल्स की, इमोशनल क्वेश्चन की, या किसी विषम परिस्थिति में नए सॉफ्टवेयर के साथ काम करने की, हम्म। तो उनका एडवर्सिटी क्वेश्चन जो है वो कमजोर पड़ रहा है। जी। एक चीज़ और है, ये मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि इस दिशा में बात की जाए। वो ये है कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की और सरकार की कोशिश लगातार ये है कि किसी तरह से लोग सरकारी नौकरी से थोड़ा सा डाइवर्ट हों, जिससे कि सरकार की लायबिलिटी कम हो और वो उसके बाद अपना रोजगार शुरू करें, स्वरोजगार शुरू करें। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी बनी, लेकिन उस दिशा में लोग शायद सोच नहीं पा रहे, युवा सोच नहीं पा रहे। उसका आप क्या कारण समझते हैं, या किस तरह से सरकार को उसको और आगे ले जाना चाहिए? कहां पे दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि बेरोजगारी की समस्या एक है, ये हम सब समझ रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी तो निकालना होगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो एक हाँ, कॉन्फिडेंस आप की क्या, कमी है। जी बोलिए जी, बोलिए। मैं अब आसान शब्दों में कहा जाए तो अभी भी एक कॉन्फिडेंस की कमी है। आसान नहीं होता है कि एक सामान्य से रोजगार को छोड़ के एक ऐसी फील्ड में उतरना जिसका भविष्य किसी ने देखा नहीं हम्म। है। स्टार्टअप में 1000 तरीके के अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, मार्केट से फंडिंग उठाने के लिए या नए नए टेक्निकल टूल्स को लाने के लिए, वर्कफोर्स को लाने के लिए। हम्म। बड़े शहरों में अगर आप हैं, देखिए स्टार्टअप के लिए भी 1000 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हम्म। इसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपको पूंजी चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपको एक हेडक्वार्टर चाहिए, सेटअप चाहिए, हार्ड हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ साथ जो बाहर का एक इकोसिस्टम होता है, हम्म। वो इस देश में अभी भी कुछ ऐसे क्लस्टर्स हैं जो वही प्रोवाइड करा पा रहे हैं। हम्म। जैसे गुड़गांव एक सेंटर है हम्म। स्टार्टअप का, जी। बैंगलोर एक सेंटर है, हम्म। आपका बॉम्बे रीजन एक सेंटर है। हम्म। लेकिन अगर कोई बच्चा बुंदेलखंड में बैठा हुआ है, या हम्म। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है, या बिहार में है, और वो चाहता है कि एक आईटी का स्टार्टअप पैदा करे, हम्म। तो उसको सबसे पहली चीज तो वो इकोसिस्टम मिलने में मुश्किल होगी। हम्म। उसको जो साथी चाहिए होंगे अपने टेक्निकल वर्कफोर्स में, हम्म। वो पलायन करने के लिए राजी नहीं होंगे, हम्म। देवरिया जाने के लिए या हम्म। बिजनौर जाने के लिए। हम्म। तो वो हमेशा गुड़गांव और बैंगलोर में ही जाना प्रेफर करते हैं। जैसे हम्म। एक कहावत है कि बैंगलोर के अंदर एक इलाका है कोरामंगला। अच्छा। कोरामंगला के कैफे कॉफी डे में बैठकर न जाने कितने स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई, हम्म। क्योंकि वहां पर लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, एक माहौल है, एक इकोसिस्टम है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, हम्म। और आसानी से लोग एक नौकरी से दूसरी नौकरी स्विच करने के लिए हम्म। तैयार हो जाते हैं। हम्म। लेकिन अगर उसी आईटी इंजीनियर से या नेटवर्किंग इंजीनियर से, एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट से मैं ये कहूँ कि आप हम्म। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाए, तो उसके पास 1000 सवाल आते हैं। ये इसीलिए लोग डरते हैं, खासतौर पे छोटे शहरों में, कि हम्म। हम स्टार्टअप करें तो कैसे करें। इसलिए वो सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं, एक सिक्योर भविष्य के लिए। हम्म। लेकिन चीजें बदल रही हैं।
इंटीग्रेशन आया है। जैसे मैंने कहा कि पोस्ट कोविड के बाद से अब आज हम बैठकर मीडिया डिबेट्स ऑनलाइन कर लेते हैं, एजुकेशन ऑनलाइन कर लेते हैं, बिजनेस का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर लेते हैं। कई घरेलू ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने कपड़ों का व्यापार, अपने हथकरघे का बिल्कुल बिल्कुल व्यापार बिल्कुल सैफी साहब, हमारे साथ अमित यादव भी जुड़ गए हैं जो कि छात्र संघ से हैं। अमित, आप चूंकि छात्रों के बीच से हैं, छात्रों की परेशानियां आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आप खुद उस वर्ग से आते हैं। ये जो परेशानी है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे हजारों लोग, लाखों करोड़ों युवा इससे जूझ रहे हैं और सरकार इसका एक रास्ता निकालने का प्रयास भी कर रही है, उसके बारे में बता भी रही है। लेकिन जमीन पे उसका क्या असर है और युवाओं को क्या अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए? उन योजनाओं का लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं युवा जो सरकार उनके लिए बना रही है, लाई है? देखिए शिवम जी, बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मुद्दा आज आपने उठाया है, अब की आवाज नहीं आ रही है हमें, शायद कुछ टेक्निकल एरर है कि जो हालत आज उत्तर प्रदेश की है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का क्या हाल है। एक एक परीक्षा कराने में इनको महीनों लग जाते हैं, इसके बाद में पेपर आउट जाता है। लेखपाल के पेपर में इतनी बड़ी धांधली हुई है, इतनी बड़ी धांधली हुई है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जिम्मेदार कौन है? सरकार। और इससे पहले भी परीक्षाएं हुई हैं, किस तरीके का झालमेल चल रहा है इनका। रोजगार के नाम पे शून्य है सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद में नौजवान तैयारी कर रहा है या मेहनत करके अपनी पढ़ाई कर रहा है, आप बताओ आधी रात में उन नौजवानों के ऊपर लाठी चलाने का काम कर रही है प्रदेश सरकार। अपने हक, अपने अधिकार के लिए अगर कोई प्रदेश का नौजवान नहीं, बात सिर्फ अमित, बात सिर्फ प्रदेश सरकार की नहीं है, मैं एक समग्र बात कर रहा हूं। हर उस युवा की मैं बात कर रहा हूं जो रोजगार की तलाश कर रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी सरकार लेके आई है, या तो फिर आप ये कह दीजिए कि सरकार कुछ लेके ही नहीं आई, जो भी सरकार लेके आई है, मुद्रा लेके आई है या फिर स्किल डेवलपमेंट का जो योजना लेके आई है, इनका लाभ मिल रहा है युवाओं को? मिल रहा है तो कितना मिल रहा है? रोजगार के लिए सरकार जो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है? मैं उसकी बात कर रहा हूं, समग्र बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकार कह रही कि मैं इतनी पॉलिसी दे रहा हूँ, मैं इतना सारा जॉब का ऑफर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप धरातल पर आइए, जितनी भी स्कीम्स है, जितनी भी सरकार की सारी रॉन्ग है। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले। आप बताओ कि जब बड़े बड़े संस्थान या बड़ी बड़ी जो विभाग है, जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इनका जो लिस्ट जारी होता है कि इतनी जॉब हम देंगे, आप बताओ कि 6 महीने में, साल भर में कोई वैकेंसी नहीं फुल करा पा रहे हैं। पिछली 2016 से ना जाने कितनी भर्तियां पेंडिंग में कोर्ट कचहरी के मसले में पड़े। ये प्रदेश की सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश के युवाओं को बहलाने का काम कर रही है, और ये सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार छीनने का काम किया है। रोजगार दिया है इस सरकार ने? आप बताओ, अगर नौजवान रोजगार की मांग कर देते हैं तो आप लाठी चलवा दे रहे हो, आप उन पर झूठे मुकदमे लिख दे रहे हो। आप बताओ, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, इको गार्डन आप जाइए इको गार्डन, शिक्षकों के साथ में कितना अन्याय हुआ। 68,500 उठा लो, 69,000 उठा लो। किस भर्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में धांधली नहीं हुई? आप इस चीज को देखिए सर कि उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में इको गार्डन है, वहां पर ना जाने कितना नौजवान अपनी बात को लेकर के सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कानों में उंगली डाल करके बैठी है। प्रदेश के नौजवानों की कोई बात नहीं सुनना है। और ये जो बता रहे पॉलिसी सरकार नौजवान लाभ नहीं उठा पा रहे, नौजवान कैसे नहीं लाभ उठा पा रहे? नौजवान को अगर अवसर मिलेगा ना तब लाभ उठाएगा, अवसर मिलेगा नहीं तो लाभ कहां से उठा लेगा? हाँ। एवं भी सबसे बड़ी बात है रोजगार की। अगर उत्तर प्रदेश के नौजवानों सरकार रोजगार देना चाहे तो एक नई स्कीम है, वो प्रॉपर वे से जो आयोग या कमीशन है उनकी एक पॉलिसी बने, और प्रॉपर जो एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जाम का एक रिजल्ट भी आना चाहिए। एक साल का एग्जाम हुआ, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नौजवान जाता है, कितनी बड़ी धांधली हुई है।
एग्जाम में, और पिछले भी जितने एग्जाम्स में क्या चल रहा है प्रदेश में, आप बताओ। ये जो एसटीएफ पकड़ के ले गई, कितनों को पकड़ी है, कितनों को नहीं पकड़ी है, इनकी कोई जानकारी नहीं प्रदेश सरकार दे रही है। और ऊपर से कह देती उत्तर प्रदेश के नौजवानों में शिक्षा का अभाव है। तो ये गलत है, और मैं समझता हूँ कि देश के नौजवान इस चीज को समझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा चेंज में लाना चाहिए और रोजगार के अवसर को खोलना चाहिए। अगर रोजगार नहीं लाएंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा। वोट के समय तो नौजवान ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे हम, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। मैं लौटता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सरकार इसको लेकर जो चीजें कर रही है उसको जरूरतमंदों तक पहुंचाना भी जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और जेलेंस्की की चिवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया का वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और जेलेंस्की की चिवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया का वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका
हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। ब्रेक से पहले जो हमारे साथ मेहमान थे उनका मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ अब जो मेहमान हैं वो बेहद ख़ास हैं। वो अमेरिका से हैं। चूँकि हम रोज़गार की बात कर रहे हैं और बहुत सारे युवा विदेशों में रोज़गार की तलाश में जाते हैं। कल भी हम जब बात कर रहे थे चाइनीज़ ऐप की तो AI का जिक्र हुआ, मशीन लर्निंग का जिक्र हुआ, कैसे AI के ज़रिए दुनिया बदल रही है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को लेकर युवाओं में बहुत उत्सुकता है और वो जानना चाहते हैं कि दुनिया में इसको लेकर क्या संभावनाएं हैं, खासकर अमेरिका में। इसीलिए हमने के न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स को बुलाया, उनसे बात करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उन्होंने समय दिया। वो फेसबुक, एप्पल जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में बहुत काम किया है। भारत से हैं लेकिन उनका पूरा जीवन वहीं पर बीता, अमेरिका में ही। और वहाँ पर उन्होंने जो सिलिकॉन वैली में काम किया, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली जिसके बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पर हिंदुस्तानी कई काम करते हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। अब समझना यह है कि भारत के युवा अमेरिका में जाके या दुनिया के दूसरे देशों में जाके कैसे संभावनाएं तलाश सकते हैं, खासकर AI और ML के क्षेत्र में। मैं उनसे, अपने जो खास मेहमान हैं हमारे, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। इस वक्त अमेरिका में सुबह हो रही है तो बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठे हैं। अगर उनको फ्रेम में लाया जाए, हमारे साथ अमेरिका से, कैलिफोर्निया से मिस्टर बामसी कृष्णा प्रख्या जुड़े हुए हैं और उनको हिंदी आती है थोड़ी सी। स्वागत है आपका बामसी जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। वेलकम इन माय शो। वामसी जी, AI को लेके बहुत उत्सुकता है। मेरे कुछ सवाल हैं जो भारत का हर युवा जानना चाहता है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, जो अमेरिका में करियर बनाना चाहता है। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आप भारत से अमेरिका क्या सोच कर गए थे, जो सोच कर गए थे क्या आपने वो अचीव किया, और आज की तारीख में क्या आप अपने करियर से सेटिस्फाई हैं और किस तरह की चीज़ें अमेरिका में हैं जिनको भारतीय युवाओं को जानना चाहिए या किसी हिंदुस्तानी को, इंडियंस को जानना चाहिए? पहले बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम, जैसा आपने बताया कि वंशी कृष्णा प्रख्या है। मैं भारत के आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार बोलता हूँ पहले। और मेरी हिंदी इतना ज्यादा, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन टॉक इंग्लिश, यू कैन टॉक इंग्लिश। बट अगर आप हिंदी बोलेंगे तो इंडियंस को अच्छा लगेगा। हाँ, डेफिनेटली जी, मैं कोशिश करूंगा, पर प्लीज बेयर विथ माय एक्सेंट। सो पहले आपका प्रश्न, हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। सो मैं जब आया था यहाँ US में,
20 साल का था। आई जस्ट कंप्लीटेड माय बीटेक एंड देन उस समय इतना सारे अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं ना, वो इतना सारे नहीं थे। आई मीन there are multiple companies. I got a job even at one of the software companies in Chennai. But I was always under the impression to get into the latest of the technology. So जैसे आप देख सकते हैं मेरे LinkedIn प्रोफाइल में कि मैं जब भी काम किया, I wanted to be in the forefront of the technology. जैसे कि द मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ है उसमें बहुत रुचि रखता हूँ मैं। सो इसलिए आई वांटेड टू गेट इनटू an atmosphere wherein I can have a lot of opportunities to get into all the modern stuff. Modern बोले तो software was the latest thing that was happening, and I saw a lot of opportunities. First of all, like everybody, I started like looking for opportunities. And also opportunities in the modern technology was my thing. And जैसे I started looking for the opportunities, I did my Master of Science, MS डिग्री किया मैं यहाँ अमेरिका में आके, और उसके बाद सिलिकॉन वैली में आ गया। सिलिकॉन वैली में बहुत सारे कंपनीज है जो like Electronic Arts, Zynga, and then Apple, and then Facebook. All these companies work on the latest technologies, as in अब अभी भी बोल रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ऑल। सो ये सब चीज़ एक अच्छा टेक्नोलॉजी है। वो सब टेक्नोलॉजीज का एप्लीकेशन जो होता है वो एप्लीकेशन फील्ड में मैं काम किया हूँ। I always wanted to be in those fields where we can apply those technologies. So जैसे I started my career way back like 2 decades ago almost now. So the opportunities was the primary motivating factor. Even though India was opening up for the market and all, there are new companies coming in. Development के नजरिए से देखे तो इतना ज़्यादा opportunities तो नहीं थे. I mean, we were like contracting companies. Like a lot of people, my friends who used to work, they're the just employees of a huge project that starts in US, and their project की इंसेप्शन होती है, project की डायरेक्शन एवरीथिंग वहीं से अमेरिका से होती है, और जो भी काम कर रहे थे वो taking the second layer of the work. माने कि we were not really inventing things. So यहाँ पर तो बहुत सारे इन्वेंशन होता है। सो दैट्स अनदर। ये मैं दर्शकों को बता दूं कि जो कहना चाह रहे हैं वामसी जी, उनका कहना है कि इंडिया में कॉन्टेक्ट बेसिस पे उतना इन्वेंशंस उस वक्त नहीं हो रहा था जब वो यहाँ से अमेरिका गए, और अमेरिका में उस तरह के बहुत प्रयोग हो रहे थे जब उनकी 20 साल की उम्र थी और वो गए थे वहाँ पर, तो उस प्रयोग ने उनको आकर्षित किया। एक सवाल मेरा है आपसे, किस तरह की पोटेंशियल है अमेरिका में भारतीय युवाओं के लिए? व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल डू यू सी इन अमेरिका फॉर इंडियन यूथ? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, इंडियन लड़के हैं जो जाना चाहते हैं अमेरिका में, पढ़ाई कर रहे हैं एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में। उनके लिए क्या आप देख रहे हैं स्कोप? चूंकि फेसबुक और व्हाट्सएप और एप्पल का बड़ा जमाना इंडिया में भी है, बहुत लोग पसंद करते हैं इन कंपनीज को। इंडिया, स्पेशली इंडियन यूथ, इंडिया का एक खासियत है कि हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारे मैथ और हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारे मैथ रिलेटेड वर्क होती है। लॉट ऑफ पीपल आर वेरी गुड इन मैथ एंड इंजीनियरिंग स्किल्स। सो हमारे देश में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और इतने सारे प्रोफेशनल हर साल बाहर आते हैं। तो इन सभी को बहुत सारे चीज़ों में रुचि है, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नीड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है इंडियन यूथ में बहुत अच्छी होती है। वी आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट के जुगाड़ से भी काम कर लेते हैं हम, जुगाड़ में माहिर होते हैं इंडियंस। I didn't want to use the word जुगाड़, because जुगाड़ एक चीज होती है, एक
शॉर्ट टर्म का सॉल्यूशन, पर इंजीनियरिंग का मतलब होती है कि आप जुगाड़ मत करो, आप स्ट्रेटजाइज करो। तो इतने स्ट्रेटजी ला के आप कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपका प्रॉब्लम जो है ना, उसका सॉल्यूशन, उसका लॉन्जेविटी बहुत होती है। सो लॉन्जेविटी मतलब बहुत उपयोग रहते हैं उसका, जैसे स्ट्रेटजीज में। सो इंडियन यूथ में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत सारे हैं, वेरी इंटेलिजेंट है, सो स्ट्रीट स्मार्ट है एंड एडेप्टेबल। देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। सो we are from a very diverse and very good background, every Indian youth. So we can easily adapt to things. मेरा मतलब है कि हम बहुत आसानी से हर तरीके की चीजें वो समझ लेते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन नेचर होता है इंडियंस का, इसलिए वो बहुत सक्सेस है सिलिकॉन वैली में। एक सवाल एआई और एमएल स्पेशली मेरा उस पर जोर है, क्योंकि जो अमेरिका में जाके इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जिनको लगता है कि वो इंडिया में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करके और फिर वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर अपना करियर बनाएंगे, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि आप जैसा बता रहे थे कि आप जब वहाँ पर गए थे तो अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा था, उस वक्त भारत में उतने प्रयोग नहीं हो रहे थे, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि आज से 20 साल आगे के प्रयोग वहाँ चल रहे होंगे। तो किन बातों का ख्याल रखें? प्लीज टेल मी। Definitely. One thing that Silicon Valley, right now I'm living in Silicon Valley. Yeah. So सारे नए initiatives start from Silicon Valley most of the time. And one thing I want to stress that even in India में बहुत सारे प्रयोग अभी हो रहे हैं. It's not that America is only the bed of all invention right now. इन्वेंशन तो अभी दुनिया के सारे देश में हो रहे हैं, स्पेशली इंडिया में बहुत सारे हो रहे हैं अभी। लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर कमिंग अप इन इंडिया ऑन par or sometimes beyond US also. Having said that, in US, since you asked me exactly from Silicon Valley is the place of all the new inventions in software. So focusing on the exact field of AI and ML. Yeah, इसमें there is no company that is not doing a lot of experimentation in this. अगर आप top 10 कंपनी देखें, सारे CEO last 5 साल से या 10 साल से, whatever they are saying, it's all related to AI and ML. So top 10 companies like Apple देखिए, Google देखिए, Facebook, and LinkedIn, Microsoft, everybody. No, you don't find anybody any CEO who is not talking about AI and ML or the application of that. And the application of that is one of the important field, AR, augmented reality, or metaverse. आप जैसे ये जो वो ये सब related है. So AI and ML, a lot of people have misconceptions, but not going in depth into that. The application of AI and ML is a very important thing, and this application के बारे में बहुत सारे खोज होती है, and that investment from all these companies and the investigation and experimentation, ये सब प्रयोग उसके आसपास और they revolve around that. आप मिस करते हैं क्या? As an Indian, do you miss in America something in Indian flavor of culture? And एक चीज़ और भी है, मेरा सवाल है कि आप Facebook, Apple जैसी कंपनियों में आपने काम किया और भारत में इन इंडिया बहुत सारे लोग Facebook पे मैं देखता हूँ हमेशा सर्फिंग करते हैं और उनकी कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो उसके अंदर भी जानना चाहते हैं कि हाउ टू ऑपरेट, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, अगर आप बता सकें, क्योंकि भारत में इसको लेके बहुत उत्सुकता है। वो तो ये देखते हैं भाई हमने फोटो शेयर कर दिया, मैसेज दे दिए और अपनी मेमोरीज दे दी, बट उसके पीछे का एक कोई बैकग्राउंड, और आप क्या मिस करते हैं अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, भारत की क्या चीज आप मिस करते हैं? 2 सवाल है मेरे आपसे। Sure. पहले थिंग्स वी मिस इन अमेरिका, यहाँ पर तो एक चीज है कि पीपल, लाइक देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल, बहुत कम है,
हाँ। तो हम बाहर जाते हैं तो पार्क में मैक्सिमम 10-20 लोग दिखते हैं। उसके बाद रोड्स पे इतना सारे people नहीं दिखते हैं. So that's something, I'm a social person, so I like to meet more people and talk to more people. So that's something that I miss a lot. And एक चीज होता है ना, हमें इंडिया में रैंडमली मिलते हैं. I mean, कभी किसी को टाइम दे के या पहले बता चुके, ऐसा नहीं होता है. हम रैंडमली किसी के घर जाते, दोस्त से मिलते, ऐसे के माहौल यहाँ नहीं होता है. यहाँ पर तो मंडे से फ्राइडे तक एवरीथिंग गोस इन स्पेसिफिक प्लान. एवरीबडी हैज अ प्लान. वी कैन नॉट रियली डिस्टर्ब इनटू समबडी एल्स एंड वी हैव प्लान्स एंड वी कैन नॉट रियली टेक आउट टाइम. सो वैसे कि स्ट्रक्चर्ड थिंग होता है और पता भी नहीं चलता है कैसे एक वीक बीत गई. तो वीकेंड आए तो सैटरडे और संडे बहुत सारे काम होती है, अपने पर्सनल रिलेटेड स्टफ. सो everybody is in that kind of a thing that randomly मिलना, I mean suddenly फोन करके hey मैं आ रहा हूँ, या किसी के घर जाके खटखटाना, ऐसा नहीं होता है. That's something वैसे it doesn't feel like homely, more अपन नहीं होती है. हाँ, okay. तो and also the अपने त्योहार फेसबुक को लेके, क्योंकि आपने फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनियों में भी आप रहे, लंबे समय तक आपने काम किया, तो फेसबुक के बारे में इंडियंस को क्या जानना चाहिए? क्योंकि अभी तो वो फोटो शेयर करना, मैसेज भेजना या फिर सोशल कनेक्टिंग के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, बट लोगों के अंदर एक रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, क्योंकि आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे. तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को कि इंडियंस, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस हैं, इंडियंस ने ही मुझे लगता है फेसबुक को फेसबुक बना दिया. Definitely, in one of the successes behind all the social networks is definitely from Indians and then Indians usage. So Facebook and any social network and all these modern technologies, these are the outcome of the very technology that you were mentioning, AI and ML and all. So whenever you use Facebook, you share the pictures and all. एक सर्वर होती है, सर्वर में सारे चीज रखते हैं. सर्वर एक ही जगह नहीं होती है, सारे दुनिया में फैला होता है और सारे दुनिया में बहुत सारे सर्विसेज साइमल्टेनियसली. आप जब भी फेसबुक या किसी की वेबसाइट में आप एक चीज टैप करते हैं किसी एप्लीकेशन में, उसके पीछे बहुत सारे वर्क होती है. इतना है कि आपको एक सेकंड में बहुत सारे चीजें आपके पास रखनी है, आपको एड्स रखनी है, क्योंकि आप ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है, आई मीन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स, थाउजेंड्स ऑफ हाई एंड सर्वर्स, नॉट जस्ट वन स्मॉल थिंग एंड नॉट जस्ट वन सर्वर, इट्स अ क्लस्टर बोलते हैं. क्लस्टर बोले तो थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स, मशीन्स पुट इन वन सेक्शन, वन डेटा सेंटर होती है और डेवलपर लेयर होते हैं. देयर इज ए वेबसाइट लेयर, लाइक एप्लीकेशन लेयर. There is hundreds of such clusters that work together to make and to get the data that is needed. At the same time, they go and get some ads so that you can get the Facebook application experience free or social network application free. आप Google में जाते हैं, सारे चीज फ्री होते हैं. आपकी ईमेल, याहू की ईमेल है, it's free. Everything is free since 2000. And it's not free because just one important thing is that everything is based on the ads and the support given by the companies, so that people can get into, and getting all these things together is a biggest AI algorithm in itself. It's just an application of AI and ML technology coupled with all these servers. I have one more question about that. ये जो डेटा को लेके बहुत शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि कल मैंने इस पे बात की थी. डेटा को लेके बहुत क्यूरियोसिटी, डेटा चोरी और ये डेटा थीप इसको लेके आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं इंडियंस को कि ये क्या है, ये कैसे इसको डेटा यूज करते हैं लोग? शॉर्ट में आप अगर बताना चाहें तो. So it's a huge problem that every company has. Every company tries to make sure that data चोरी नहीं होती है, हो नहीं सकती है. LinkedIn में या Facebook में या Google में, सभी सोशल
सोशल नेटवर्क में, गेम्स में। सो इवन व्हाट्सएप में आप देखें तो आपकी सारी चीज ये एनक्रिप्ट होते हैं। जब आप एनक्रिप्ट करते हैं तो देयर इज a certain level of harm. At the same time, we take too much into and हम बहुत घबरा रहे हैं आजकल। So उसके पीछे की वजह होती है कि अपना पासवर्ड इतना स्ट्रांग नहीं रखते, या फिर अपने पासवर्ड सभी को दे देते हैं। ऐसे चीजों में से हमारे डेटा जो है इट कैन बी इजीली हैक्ड, एंड देन hack is a major problem that every company invests so much on that. All the companies that I mentioned, Apple, Google, Facebook, and LinkedIn, everybody, Microsoft, they spend billions of dollars in making sure data will not be data security. Data security के लिए बहुत सारे companies हैं. There is a huge companies, and it's also another application of AI and ML. So एक चूंकि हम अब आखिरी इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में हैं, दो सवाल हैं मेरे आखिरी में। एक तो ये है कि विदेश में नौकरी और विदेश में पढ़ाई करने को लेके बहुत सारे मिथ भी हैं कि वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर उस तरह की माहौल नहीं होता, आप यहाँ से बहुत अच्छे सपने देख के जाते हैं, आप ड्रीमी होते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा बदली हुई चीज़ें आपको मिलती हैं। एक तो मेरा सवाल उसको लेकर है, तो किन चीज़ों के बारे में सपने देखने चाहिए और किन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको रियलिटी समझनी चाहिए। और एक ये है कि एआई और एमएल कैसे आने वाले वक्त को चेंज कर देगा, वो किस तरह से चीजें बदलेगा। ये दो सवाल है मेरे आखिर में आपसे। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू पुट इन ए वेरी स्मॉल पैकेट्स। सो एक मिथ आपने वेरी इंपॉर्टेंटली आपने पूछी है, क्या मिथ? डेफिनेटली पीपल थिंक दैट once you step into US everything will be rosy. It's not like that. आप बहुत काम करनी पड़ती है। So people earn so much overnight. ऐसा रातों रात मैजिक तो नहीं होती है। यहाँ आने के बाद आप केवल सक्सेस स्टोरीज सुनते हो। आप जिसको जो फेल हुए उनका स्टोरी नहीं सुनते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ पर फेल्यूर नहीं होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने स्ट्रैटेजी नहीं किए हो, जिसने प्रॉपरली प्लान नहीं किए हो, एंड उसका फेल्यूर तो डेफिनेट है। सो वैसे बहुत सारे पीपल हैं जो फेल होके भी चले गए और फेल होके भी रह रहे हैं यहाँ। सो इट्स नॉट दैट लाइफ इज रोजी एनीवेयर इन दैट मैटर, यहाँ पर जहाँ पर भी दुनिया में। एंड यहाँ पर जो भी स्कूलिंग करने के लिए आते हैं वो they think that the money they bring will be enough. It won't be. Usually, a lot of people end up working part time. यहाँ की अच्छी बात ये है कि people students can work, but a lot of people India भारत से जो है illegal तरीके से काम करके they're trying to make sure they can complete however it is possible. So यहाँ ये सब चीज नहीं बताते बहुत सारे लोग। सो वी शुड बी केयरफुल। सो इट्स नॉट ऑल रोजी। वी हैव टू बी, आई कैन गो hours about how much it could be, but because of the time I'll keep it shorter. And then आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि AI and ML का फ्यूचर क्या हो सकती है। So AI and ML are the technologies. First of all, AI and ML are completely different. AI is artificial intelligence जो human intelligence को replace करने के लिए बहुत दिन से humans कोशिश कर रहे हैं। And ML is a subset of AI. So वो चीज क्या होती है, we can go in hours about that, but I'll not be giving a data class here. इसलिए मैं एक बात मैं बताता हूँ कि the future is AI and ML. Whenever somebody says that, वो सच है। So हम दोनों ऐसे बात कर रहे हैं आज Zoom में, इंडिया में एक ही वक्त में बात कर रहे हैं। ये सब AI and ML का देन है। So this is the first example that it is possible. You're right. When I came back in 1997, we couldn't do this much. At that point of time, अगर फोन करने में बहुत सारे पैसे लगते थे और we couldn't even talk for more than 5 minutes at that point of time because of the lot of
resources needed to, and not of opportunities are not available. So last 20 years में जितना change हुआ है, ये सब AI के और ML के वरदान है, एक तरह से देखें तो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एंड बहुत जी आप कुछ एक अपने फ्यूचर के बारे में पूछा। सो एक फ्यूचर इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट। आई मीन अभी एक कंप्यूटर आपके पास है, इट इज लाइक अ 2D सरफेस। आप जितना भी करते हो आप 2D सरफेस में देखते हैं, पर फ्यूचर इज लाइक AR ग्लासेस, वेर इन यू आप ग्लासेस रखते हैं और पूरा दुनिया, पूरा आपके आप जहाँ भी चले जाते हैं, सारे दुनिया, everything will be your monitor, everything will be your touchpad. Touchpad is not limited to only the computer's touchpad या तो mouse की pad, ऐसा नहीं है। So the whole world is going to be like that. All this is possible just because AI and ML has been working very much on that. And augmented reality is a huge potential surface. Like that's how metaverse is coming in. So all this jargon that you hear, आप जो भी सुनते हो, ये सब AI ML के वरदान है। And thank you. It's a greatest change that AI and ML is getting into our lives. Thank you very much वामसी जी कि आपने हमको वक्त दिया, और ये बहुत कीमती जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए जो आपने दी, और आपने समय निकाला। मुझे पता है कि वहाँ पर सुबह है, जब मेरी बात हुई थी तो आप उस वक्त सो रहे थे, और वहाँ पर सुबह के 4:30-5 बज रहे होंगे इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमको वक्त दिया। और इस प्रोग्राम में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कम से कम ये यूथ के लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहे, जो विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ पर अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए वामसी जी। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ वामसी कृष्ण प्रख्या जुड़े हुए थे कैलिफोर्निया से, और उन्होंने बताया कि AI और ML कितना कारगर हथियार है आने वाले समय में, और वरदान है मानव सभ्यता के लिए। यूथ कैसे अमेरिका में जाकर या दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाके अपने करियर को बना सकते हैं, जो कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप सरकारी नौकरी की तरफ भागें, आपके पास और भी संभावनाएं हैं, लेकिन आपको उन संभावनाओं को टटोलना बहुत ज़रूरी है। आज के राष्ट्रहित में इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। आप देखते रहिए के न्यूज़, और कुछ कमेंट अगर आप करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।